सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज आप लोग जानने वाले हैं कि सीए फर्म में किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को फाइनलाइज किस तरीके से किया जाता है, उनमें किन की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में है। मैं आपको टैली में करके बताऊंगा कि फाइनलाइज करते समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है आपको क्या क्या करनी होती है। बहुत सारी कैंडिडेट हमें ये भी बोलते हैं कि सर अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन तो सीए फर्म करते हैं, हमें तो सिर्फ डेटा एंट्री करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ डेटा एंट्री ही करते रह जाएंगे तो फिर लाइफ में हमारा जो इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो डेटा एंट्री के साथ साथ अगर हमें एक्सपीरियंस अगर हो जाता है, अगर हम अकाउंट्स को फाइनलाइज अगर कर लेते हैं तो फिर हमारी सैलरी भी इम्प्रूव कर जाती है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाय के हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि फाइनलाइज करने से पहले लास्ट ईयर का जो भी आपका बैलेंस शीट फाइनलाइज हुआ था उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस था आपको इस ईयर में इसका ओपनिंग लेना है। तो वो कैसे लेना है? आपको चले जाना है अकाउंट्स इन्फो में, लेजर में, और आपको क्या करना है? ऑल्टर करना है। क्योंकि क्रिएट तो ऑलरेडी आप तो किए हुए हो ना, आपको क्या करना है? ऑल्टर करना है। मैं मान लेता हूँ कि किसी फर्नीचर का हमारा वैल्यू था तो आपको इंटर मार के यहाँ पर नीचे आना है। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा ओपनिंग बैलेंस, बराबर ना। तो आपको यहाँ पर आकर के हर एक लेजर का यहाँ पर बैलेंस आपको चढ़ाना है। क्लियर है? जब इस तरीके से जब इसे आप चढ़ा लोगे ना तो यहाँ पर देखो अभी हमारा कुछ भी यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं शो कर रहा है। इसका माने क्या कि हमने जो ओपनिंग बैलेंस लिया है वो सही लिया है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। और आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपने जो ओपनिंग बैलेंस लिया है वो बिल्कुल सही आ रहा है? एक तो वहाँ से भी पता चलेगा, प्लस जब आप बैलेंस शीट में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस कहीं पर नहीं दिखेगा, ना ही आपको लायबिलिटी साइड में और ना ही आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में। आप देख रहे हो ना, हमारा कहीं पर डिफरेंसेस करके कहीं पर कुछ फिगर नहीं आ रहा है। अब बात रही स्टॉक की। अगर स्टॉक का अगर आप इन्वेंट्री पे काम कर रहे हो तो फिर इन्वेंट्री इन्फो में आपको जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है। और यहाँ पर फिलहाल ये हमारा जो बुक है ये इन्वेंट्री के साथ नहीं है, लेकिन अगर आपका अगर होगा तो आपको क्या करना था? ऑल्टर में चले जाना था। क्लियर है? ऑल्टर में जाने के बाद हर एक आइटम का आप वहाँ पर कर लेते। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई ओपनिंग बैलेंस की। ये हमारा पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या भाई? सबसे पहले आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना है। क्लियर है? यानी कि बैलेंस शीट में आप आइए और यहाँ पर अपना लेजर देखिए। ये भी जो आपका जो बैंक अकाउंट है, जैसे कि हमारा 2 अकाउंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी हमारा अभी बुक वैल्यू दिख रहा है ये मार्च एंडिंग का है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला दिख रहा है भैया 11,82,991 रुपया 52 पैसा। आपको ये देखना है कि बैंक के स्टेटमेंट में मार्च क्लोजिंग में इतना फिगर है या नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मोस्ट ऑफ द कंपनी BRS हर महीने कम से कम ज़रूर बनाती है, और अगर कोई छोटी मोटी फर्म है तो साल में एक बार तो ज़रूर बनाएगी ना, क्योंकि इसे मैच करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आप इसका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए। क्लियर है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करना है। तो हमारे ये वीडियो आप देख लीजिए कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप मैनुअल कैसे आप तैयार कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, जब आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली है कि आपका फिगर भी मैच करेगा, कहीं पर आपका नेगेटिव भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है? एक बार इसके अंदर जाना है, लेजर अकाउंट के अंदर चले जाना है। Alt F2 आप प्रेस कीजिएगा। इसे आप पूरे साल का देखिए, बराबर इस तरीके से करके ये पूरे साल का डेटा आपके सामने आ गया। किसका आया भाई? तो बैंक का लेजर अकाउंट। अब आपको क्या करना है? ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा F6,
दिख रहा ना, F6 आपको ये प्रेस कर देना है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि कहीं पे हमारा नेगेटिव बैलेंस तो नहीं आ गया है, क्योंकि ऊपर से तो आपको दिख रहा है डेबिट बैलेंस, लेकिन किसी तारीख को आपका बैलेंस नेगेटिव तो नहीं चला गया है। आपको इस तरीके से एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है कि हमारा DR आ रहा है कि CR आ रहा है। अगर DR आ रहा है तो ठीक है, ये देखिए ये सारा हमारा DR है, इसका माने हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी का वाउचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो हो गया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जब आपका ये तैयार जब आपका हो जाएगा, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मेरे हिसाब से बाकी आप अपना लिस्ट आप बना लो कि पहले आपको क्या करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ पहले काम आपको वही करना है। तो मैंने एक लिस्ट मैंने बना के रखा है कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। उसके बाद जब बैंक का काम हो जाए, हमको कैश को देखना है। अगर आपका पेटी कैश है तो भी आप उसको देखो, अगर आपका पेटी कैश नहीं है तो फिर कैश को देखो। जैसे ये हमारा कैश इन हैंड है, बराबर है। जितने भी वाउचर आपके बने हुए हैं आप उससे एक बार देख लो कि कहीं को आपका वाउचर एंट्री छूट तो नहीं गया ना। एक बार इसको आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट मीन्स क्या है कि जितने भी आपके पेटी कैश के वाउचर लगे हुए हैं, एक बार आप उसे चेक कीजिए कि सारे वाउचर इंटर्ड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। आपको क्या करना है, कैश इन हैंड में आपको जाना है। जैसे कि हमारा कैश बना हुआ है, आपका पेटी कैश भी हो सकता है, आपको इसके अंदर आपको चले जाना है। जैसे मैंने पहला ही मंथ लिया, बराबर ना। अब इसमें पहले मंथ में हमारा जितना भी जो एक्सपेंसेस का हमने यहाँ पर पेमेंट की एंट्री मैंने मारी है, इसका वाउचर तो होगा ना भाई। अब आपको ये देखना है कि जिसको जिसको हमने पेमेंट किया है या जिस एक्सपेंस का हमने पेमेंट किया है उसका वाउचर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। क्लियर है? अगर नहीं बना हुआ तो आप उसका वाउचर भी बना लीजिए, और वाउचर तो लगा हुआ है लेकिन एंट्री छूट गई है तो फिर आपको वो एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ये आपका इंटरनल ऑडिट आपका कहलाता है, यानी कि आप खुद से आप अपना बुक ऑडिट कर रहे हो। जब CA फर्म में जाएगा तो वहां पर आपकी गलतियां कम मिलेंगी। क्लियर ना? मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बताना है कि अब यहां पर आप देखो कि हमारा सारा अभी डेबिट बैलेंस दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये देखो अभी सारा यहाँ पर क्या दिख रहा है, डेबिट बैलेंस दिख रहा है। लेकिन ये ऊपर से दिख रहा है ना, हमें अंदर जाना है। अंदर चले जाइए किसी भी मंथ में, Alt F2 मारिए, दोनों को 0-0 कीजिए, ठीक है। फिर वही चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा डेली ब्रेकअप, है ना, बोले तो शॉर्टकट उसका F6 है। F6 को प्रेस कीजिए। देखिए अब यहाँ पर होम मारिएगा तो देखिए मेरा स्टार्टिंग में ही कुछ फिगर नेगेटिव आ गया है। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि भैया कैश तो हमारा किसी किसी तारीख में नेगेटिव है और बाकी सब यहाँ पर पॉजिटिव बोले तो डेबिट बैलेंस है। क्लियर ना? तो कभी भी कैश या बैंक का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो इसका माने आपने कहीं न कहीं पर गलती की है, यानी कि जिस तारीख को आपने पेमेंट किया उस तारीख में आपका फंड वैल्यू था ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो 5 अप्रैल है, 5 से लेकर के हमारा 9 अप्रैल तक हमारा ये फिगर नेगेटिव आ रहा। अब ये कैसे होगा भाई, सही है ना? पेमेंट तो हो गया ना, क्योंकि हमने 17,000 का पेमेंट किया है उस तारीख को और बाकी 3920 रुपये का पेमेंट किया, जिसके वजह से हमारा इस तारीख से इतना पैसा नेगेटिव आ रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, बस आपका वाउचर का डेट आपको चेंज करना है। जिस तारीख को आपके पास पैसा अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 10 अप्रैल को मेरे पास 60,310 रुपया है, बराबर ना। आपको क्या करना है कि इसमें से जैसे कि 17,000 में हम लोग जाते हैं तो उस तारीख में हमारा 10,000 प्लस 7,000 का 2 वाउचर एंट्री दिख रहा है। अगर आप 7,000 का भी अगर तारीख चेंज कर देते हो, मतलब आगे का कोई भी एक डेट जिसमें कि आपका पैसा अवेलेबल है, तो फिर आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल मोड है, क्योंकि हमारा के तारीख चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर ये पैसा यहाँ से हट जाएगा तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो आगे में ये एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इस पर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि डेटर एंड क्रेडिटर के बुक से हमारा बुक मैच करना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं रिकन्सिलेशन विथ डेटर एंड क्रेडिटर। अब इसे आपको कैसे चेक करना है, तो बहुत ही सिंपल है। आप जब बैलेंस शीट में जब आप आओगे, ये जैसे कि हमारा डेटर का लिस्ट है, बराबर है। अब यहाँ पर जो डेटर का जो लिस्ट देख रहे हैं, हमारे बुक में अभी सबका डेबिट बैलेंस दिख रहा है, बराबर ना। लेकिन ये हमारा कंफर्म कैसे होगा कि ये जो हमारा दिख रहा है बिल्कुल सही है?
ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप सप्लायर केस में अगर जब आप आते हो तो यहाँ पर इसका हमारा सबका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। ये जो हमारा डेटा ये बिल्कुल फाइनल है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अगर सप्लायर हैं तो आपको उससे उनका स्टेटमेंट मांगना पड़ेगा, और बाकी जो आपके जो डेटर्स हैं वो तो आपने सेल का जो एंट्री आपने लिया है आप उसे एक बार से बढ़िया से चेक कर लो। यानी कि जितने भी जो सेल की एंट्री आपने डाली है, जितने भी बिल्स आपके पास हैं, उसका एक बार आप ऑडिट कर लो, एक एक एंट्री आप चेक कर लो कि आपके टैली में वो सारा डेटा एंट्री किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। क्लियर ना। तो बात हो रही थी सप्लायर की। अगर आपके पास रजिस्टर्ड सप्लायर है तो वो सीधी से वो आपको क्या देगा, स्टेटमेंट देगा। आप उसके स्टेटमेंट से आप अपने स्टेटमेंट को चेक कीजिए। जैसे कोई भी एक पार्टी के में मान लें, जैसे कि हमारा DHL है, बराबर ना, हम DHL के खाते में जाते हैं, ठीक है। देखिए DHL का जो अभी लेजर बैलेंस दिखा रहा है 5158 रुपया, ये इसका यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिखला रहा है कि हमें भाई उसे पे करना है, बराबर ना। अब वो हमें स्टेटमेंट देगा तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर उसके स्टेटमेंट में कुछ और निकलता है तो इसका माने हमसे कुछ एंट्री छूट गई है या उसने कुछ ज़्यादा एंट्री कर दी है। दो में से किसी एक का गलती हो सकता है ना भाई। तो आपको क्या करना है, एक एक एंट्री को आपको रिकंसिलेशन करना है। आपको पता है जो कि हमारा डेबिट होगा सामने वाले का क्रेडिट होगा, और जो कि हमारा क्रेडिट होगा सामने वाले का डेबिट होगा। एक एक फिगर को चेक कीजिए, उसके बाद देखिए कहाँ पर आपका क्या गलती आ रहा है। जब इस तरह का कोई गलती अगर आपको मिलता है तो सामने वाले को आप अपडेट कीजिए, तो वो क्या करेगा, वो अपना त्रुटि को सुधार करेगा, या आपके इसमें त्रुटि है तो आप सुधार कर लो। कहने का ये मतलब है कि ये जो बुक वैल्यू निकल रहा है ना, ये दूसरे के स्टेटमेंट से आपको मैच करना चाहिए। तो ये आपको इस तरीके से मैच कर लेना है। किसका करना है, क्रेडिटर का भी करना है प्लस डेटर का भी करना है। और मैंने बताया कि डेटर का आपको कैसे करना है, जो आपने सेल की जो आपने एंट्री मारी है उसका आपने एक बॉक्स फाइल बना के रखा होगा। एक एक करके पलटते जाइए पन्ने को और देखते जाइए कि आपने एंट्री सारी डाली है या नहीं डाली है, किसी अमाउंट में कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो इससे क्या होगा, आपका डेटर्स का रिकंसिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंफर्मेशन रिपोर्ट मांगती है। ये मांग सकती है कि आप दिखाइए कि मार्च क्लोजिंग में जो भी आपके सप्लायर का ये जो बुक वैल्यू निकल रहा है हम इसको कैसे मान लें। तो क्या होता है, तो क्रेडिटर आपको कंफर्मेशन लेटर आपको इशू करेगा कि 31 मार्च को हमारे बुक में आपका जो डेबिट बैलेंस निकल रहा है इतना निकल रहा है। क्लियर है। तो आप भी क्या करोगे, कंफर्मेशन लेटर आप उसे दोगे। तो ये एक दूसरे को लिया और दिया जाता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिखाने में हमें कोई दिक्कतें नहीं आए। क्लियर है। चलिए, डेटर एंड क्रेडिटर का भी काम हो गया और हमने एक दूसरे को कंफर्मेशन लेटर भी इशू कर दिया। अच्छा, बात हो रही थी क्या भैया कि आप जो डेटर को जो रिकंसाइल करते हो ना, वो सेल के फिगर से करते हो। सेल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस में आओ। प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद ये जैसे कि मैंने सेल का एंट्री मैंने यहाँ पर ली है ना। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप GST होल्डर हो तो आपने रिटर्न तो डाली होगी ना, बिल्कुल डाली है भैया। जो रिटर्न जो डाली है तो उसका इफेक्ट आपको पता है 26 AS में आपका गिरा हुआ है। तो 26 AS से आपका ये फिगर मैच करना चाहिए। अगर आपने GST-R1 मंथली डाला है या फिर क्वार्टरली डाला है, अगर हर महीने का डेटा ना भी मिले, क्योंकि उसमें आपका मंथली उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट उसमें करता है कि इसमें 26 AS में, इसलिए आप उसको लॉगिन कीजिए, 26 AS का प्रिंट आउट लीजिए। आप देखिए वहाँ पर टोटल सेल का फिगर कितना है। ठीक है। अगर मंथली क्वार्टरली ना भी मिले तो टोटल जो लास्ट का जो फाइनल फिगर है, जैसे कि हमारा कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है हमारा, जैसे 33,23,488 रुपया 51 पैसा। अगर 51 पैसा ना भी मिले तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये फिगर आपके 26 AS से मैच करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें GST का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब वो एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने GST-R3B तो मंथली मोड में आपने डाला होगा, फिलहाल अभी क्वार्टरली हो गया है, लेकिन मैं पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। आपका मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो, जब भी आपने GST-R3B आपने डाला होगा उसमें आपने क्या किया होगा, ऑफसेट किया होगा, है ना।
ऑफसेट करने के बाद जो भी आपके टैक्स की लायबिलिटी बनी होगी आपने कैश लेजर से पेमेंट किया होगा, और कभी कभी आपने लेट फाइन भी पेमेंट किया होगा। क्लियर ना? उसकी आपने एंट्री तो ली होगी ना, क्योंकि हर महीने वो पेमेंट होता है। ऐसा तो नहीं कि साल में एक ही बार करना। चलो खैर मैं मान लेता हूँ कि हर महीने पेमेंट हुआ था लेकिन हमने नहीं किया। सर कैसे करेंगे? यही बात है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपका क्या होता है कि हमारा कॉमन लेजर बना होता है ना, SGST, CGST और IGST। मेरा भी वही बना हुआ है। हम लोग अलग अलग से नहीं बनाते, इनपुट आउटपुट करके। अगर कॉमन लेजर बना हुआ है तो वो तो पहले से हमारा आधा काम हो गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो ऑफसेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बात बनती है वहाँ पे जब हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं, कौन सा टैक्स हमने पेमेंट किया। जब आपने टैक्स पेमेंट किया होगा तब तक आपने उसकी एंट्री तो ली होगी ना। अब जैसे कि आपने IGST का पेमेंट किया, आप तो चलान देख के काम करोगे ना। मैं मान लेता हूँ कि IGST का ही हमने पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया भाई? 5,000 रुपये पेमेंट किया। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है। तो ये तो हमारा एंट्री हो रहा है ना। इसी तरीके से आपने भी एंट्री की होगी हर महीने, ये आपने एंट्री की होगी। इसमें क्या होता है कि आप ऑफसेट भी कर दो, जैसे कि मैंने कहा। अच्छा, जब ऑफसेट करते हो तो किससे आपने किया होगा? मैं मान लेता हूं कि आपकी टोटल जो IGST का लायबिलिटी बन रहा था वो 10,000 रुपया बन रहा था। कितना बन रहा था? 10,000 रुपया। अच्छा, जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है आपको पता है ना, उसका बैलेंस कौन सा निकलता है? क्रेडिट। तो इसका माने वो कहाँ चला जाएगा? डेबिट में जाएगा ना, जब आपने ऑफसेट किया होगा। कितना भाई निकल रहा था? 10,000 रुपया। ये देखिए मैंने माना ये आपको पेमेंट करना था। क्लियर है? चलिए, लेकिन आपने क्या किया? CGST से आपने उसका एडजस्टमेंट किया। कितना किया? 8,000 रुपया, क्योंकि CGST आपके पास अवेलेबल था। ठीक है। चलिए, SGST आपके पास नहीं था या उसका एडजस्टमेंट नहीं किया। ठीक है, मैं मान लेता हूं। अब बाकी जो बैलेंस फिगर आपने बचा, आपने क्या किया? आपने बैंक से चालान के थ्रू आपने उसका पेमेंट कर दिया। ये इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट की एंट्री लेनी होती है। ये आपको ध्यान रखना। कहने का ये मतलब है कि GST के पोर्टल पे जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस वहां शो कर रहा है वो आपके बुक से मैच करना चाहिए। ये तभी नहीं करेगा जब आपने पेमेंट किया। ऑफसेट का भी एंट्री कीजिए, प्लस उसका पेमेंट अगर आपने किया है वो भी एंट्री कीजिए। ठीक है। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि भैया हमें लेट फाइन भी पे करना होता है। वो सेल्स टैक्स का भी हो सकता है और आपका इनकम टैक्स का भी हो सकता है। मान के चलो कि अगर आपने कोई लेट फाइन के साथ अगर पेमेंट किया होगा तो आप क्या करते? तो सिंपल से बात है, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का कोई भी जो इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फाइन हम लोग पे करते हैं ना, उसे डिसअलाउ एक्सपेंस माना जाता है। हम उसे PNL के DR में दिखा नहीं सकते। ठीक है। उसे आपको क्या करना है? अगर आपके पार्टनर्स हैं, क्योंकि मैं LLP फर्म का मैं अकाउंट्स में फाइनलाइज कर रहा हूं, तो जितने भी पार्टनर्स हैं आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल से उसे लेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो आपको कैसे करना है? अकाउंटिंग वाउचर में आइए, मार्च क्लोजिंग में आइए, या फिर हर महीने अगर आप लेट फंड पे करते हो तो वो आप कैसे करते? अब देखिए, लेट फंड जब बनाइएगा सीधा उसका ग्रुप कर दीजिए कैपिटल, काम खत्म है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, जितना भी आपने लेट फाइन आपने पे किया है उतना यहाँ दे दीजिए। जैसे कि 200 रुपया हमने दिया। उसके बाद अगर आपने नील रिटर्न अगर डाला था तो केवल लेट फाइन ही था, तब तो आपको 2 बैंक कर देते। लेकिन साथ साथ आपने कुछ IGST भी आपने फिगर डाला, जैसे कि 2,000 रुपये का, है ना, क्योंकि चालान जो आपने क्रिएट किया था भाई वो 2,200 रुपये का था, जिसमें कि आपका 200 रुपये लेट फाइन था, 2,000 रुपये आपने IGST पे किया था। क्लियर है ना? तो इस तरह का कंपाउंड एंट्री भी आप ले सकते हो और यहाँ पर इसे आप सेव कर लीजिएगा। लेकिन मैं इसे सेव नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि भैया ये हमारा प्रोप्राइटरशिप फर्म का डेटा नहीं है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप लेट फाइन जब बनाओगे उसका ग्रुप क्या रखोगे? कैपिटल। क्योंकि जब इंडिविजुअल फर्म रहता है तो उसका कैपिटल एक ही होता है, वो डायरेक्ट आपका क्या होता है? कैपिटल से लेस हो जाता है। लेकिन चूंकि ये आपका LLP फर्म है, बोले तो पार्टनरशिप फर्म है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसे हम लोग ग्रुप डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बोलोगे ऐसा क्यों? बाद में हम लोग इसे जितने भी पार्टनर्स हैं उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना? क्योंकि इसमें 3 हमारे पार्टनर हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल फिगर उसके कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल रहता तो डायरेक्ट आप कैपिटल लेते, आपका काम हो जाता।
ठीक है। चलिए तो हम लोग इसे करते हैं सेव। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको लेट फाइन को ट्रांसफर आपको कैसे करना है। पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइए, आ गए भाई। जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लेट फाइन दिख रहा है ना अभी, हाँ जी दिख रहा है, 200 आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब सीधी सी बात है, कंट्रोल एन को प्रेस कीजिए, 200 डिवाइडेड बाय 3 कितना निकलता है, 66 रुपया 66 पैसा। तो हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हमने जब लेट फाइन को पे किया तो वहाँ डेबिट किया था, अभी क्या करना है क्रेडिट, तभी तो वो जीरो होगा ना। तो डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो जैसे कि हमारा ए है 66 रुपया 67 पैसा लेंगे, फिर यहाँ डेबिट है, यहाँ बी लेंगे, कितना पैसा भाई 66 रुपया 67 पैसा बराबर है। अगेन डेबिट करेंगे, यहाँ पर सी लेंगे, तो जितना आपका बैलेंस बचेगा तो बोले 66 रुपया 66 पैसा, 200 रुपये हो गया। और सीआर में क्या हो जाएगा, लेट फाइन। ये आपको मार्च क्लोजिंग में एंट्री आपको लेनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए, जैसे कि क्या होता है कि टीडीएस का मामला बहुत ही सेंसिटिव होता है। आपने जो भी सर्विस ली है टीडीएस चार्ट के मुताबिक, अगर आपने उसका टीडीएस काटा है तो वो सही से टाइम पर जमा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कोई लेट फाइन तो नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इस बात का रिप्लाई पहले से करके नहीं रखोगे तो आपका जो सीए साहब हैं उनको ऑडिट रिपोर्ट बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि चारों क्वार्टर का रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, वो डेट आपको पहले से निकाल लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है भैया पे रोल। अगर आपके कंपनी में पे रोल रजिस्टर अगर मेंटेन हो रहा है तो फिर आपको उन सब की लायबिलिटी पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा भैया आपके कंपनी में किस तरीके से सैलरी का पेमेंट होता है, क्या उसी महीने का सैलरी क्या सेम मंथ में पेमेंट हो जाता है। अगर मार्च का पेमेंट मार्च में हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन पीएफ है, ईएसआई है, प्रोफेशनल टैक्स है, आपका टीडीएस है, तो क्या उसका पेमेंट भी मार्च में हो गया क्या। तो आप बोलोगे नहीं यार, उसका पेमेंट तो हम लोग कब करेंगे, अप्रैल में करेंगे ना। तो जिसका पेमेंट हम लोग अप्रैल में करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, उस सब की लायबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी, जैसे कि हम लोग पेरोल में भी हैं। अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में आना था, ठीक है। आपको पेरोल के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए ना, क्योंकि पेरोल ऐसा थोड़ी है कि आप मार्च में एक ही बार उसकी एंट्री करोगे, आप तो हर महीने उसकी एंट्री करोगे, ठीक है। अब पेरोल पे काम कैसे होता है, ये स्क्रीन पर हमारा ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता पेरोल पे काम करने में आपको कहीं पर भी आपको कोई दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। आप एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखिए, तो आपको पेरोल में मास्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूं कि आपको वो कैसे करना था। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं जैसे कि सैलरी मान के चलता हूं कि 50,000 रुपया बनता है, बराबर है। अब हम लोग इस पर क्या काटते हैं भाई, पीएफ काटते हैं, ईएसआई काटते हैं, पीटी काटते हैं, और आपका इनकम टैक्स भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि हमने ले लिया, पहले पीएफ ले लिया, यहाँ पर पीएफ का लेजर हम लोग बना लेते हैं, इसका ग्रुप कर देते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मान लेता हूँ कि इसका आता है 6,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक तो बना लेते हैं ईएसआई करके, इसका भी ग्रुप वही लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और इसका हम लोग ले लेते हैं 500 रुपया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका पीटी भी आप उसका काटते हो, कोई बात नहीं, ये हमने ले लिया। मैं मान लेता हूँ भैया 1,000 रुपया, ठीक है, मानने में क्या जाता है, बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे, क्योंकि हम जो सैलरी का पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, अगले साल दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग तो बना लेंगे सैलरी पेबल करके, और इसका ग्रुप क्या कर देंगे हम लोग, करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसका माने ये हुआ कि 42,500 रुपया ये हमारा नेट सैलरी निकला है, जो कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि इसका पेमेंट सेम ईयर में नहीं हो रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये इसे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो क्या हमारा पेरोल का काम खत्म हो गया है, तो नहीं, अभी आपको पीएफ ईएसआई का भी आपका एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। जैसे पीएफ का पेमेंट कब करोगे, नेक्स्ट ईयर, लेकिन जो उससे संबंधित जो खर्चा है वो तो उसी ईयर का है ना भाई, बोले तो मार्च तक का, तो उसका भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, पीएफ जो कंपनी जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है वो इसके लिए एक्सपेंस होता है, तो आपको अल्ट सी मार करके आपको कंपनी का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो कंपनी पीएफ कंट्रीब्यूशन करके आप एक तो बना लो, ठीक है ना। इसका ग्रुप आप क्या कर दीजिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर है। तो जितना
डिडक्शन हुआ है उसके बराबर कंपनी भी उतना ही पैसा डालती है ना। तो कितना है भैया, 6,000 रुपया। ठीक है, इसको अगेन डेबिट कीजिए। अब यहाँ पर आप क्या लीजिएगा, वही पीएफ जो आपने काट कर रखा था एम्प्लॉई का 6,000 रुपया। देखिए ये यहाँ पर आपका ज़ीरो हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ पर डेबिट अगेन होगा। अब आपको पता है तो जब हम लोग पीएफ पेमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस भी पे करना होता है। तो अल्ट सी मारिएगा, एक यहाँ पर आप बना लीजिए एडमिन चार्जेस करके। क्या, एडमिन चार्जेस करके इंटर ये भी कंपनी के लिए खर्चा होगा, बराबर है। मैं मान लेता हूँ कि टोटल उसका जो फिगर जो आया है वो 500 रुपया आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक लेजर बनेगा पीएफ पेबल करके, और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, पीएफ पेबल का भी हमने लायबिलिटी पकड़ लिया, एक्सपेंस तो बुक हो गया ना। ठीक है, जिस तरीके से हमने पीएफ का किया उसी तरीके से हम लोग ईएसआई का भी करेंगे। अल्ट सी मारिए, यहाँ पर एक बनाइए कंपनी ईएसआई कंट्रीब्यूशन, इंटर ग्रुप क्या रखिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना किया आपको पता है, इसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है ना भाई, है। मैं मान लेता हूं कि उन्होंने 700 रुपया किया और बाकी जो उसका जो काट कर रखा था अपने एम्प्लॉई का 500 रुपया काट कर रखा था। एक्स्ट्रा हमें इसमें कुछ भी एडिशनल चार्जेस पे नहीं करना होता है। ठीक है, आपको अल्ट सी मारना है, ईएसआई पेबल करके एक लेजर बना लीजिए। इसका ग्रुप क्या कर दीजिएगा, करंट लायबिलिटी। ये देखिए 1200 रुपया आ गया। अब इसे क्या कीजिएगा, सेव कीजिएगा। तो आपने पीएफ का भी लायबिलिटी पकड़ लिया, ईएसआई का भी पकड़ लिया, बाकी प्रोफेशनल टैक्स तो बाय डिफॉल्ट आपका रहेगा। ठीक है, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। प्लस टीडीएस का भी क्या रहेगा, आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। अब यहाँ जब बैलेंस शीट में आओगे, जब आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखो आपको सारा दिख रहा है, ईएसआई पेबल, पीएफ पेबल और सैलरी पेबल। इसका माने हमने सबकी लायबिलिटी पकड़ ली जो कि पेरोल से बिलोंग करता था। अब इसके साथ साथ जब हम लोग सबकी लायबिलिटी पकड़ ही रहे हैं, अब जो एक्सपेंस की जो लायबिलिटी आपके ऊपर बनती है उसे भी आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, कुछ एक्सपेंस का पेमेंट हम लोग अगले साल करते हैं क्योंकि उसका बिल ही नहीं आता ना। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, और भी इसके अलावा कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया। तो क्या करना पड़ेगा, उसकी भी लायबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी। कभी कभी हम लोग जो मकान का किराया देते हैं उसका बिल भी अगले साल ही आएगा, तभी हम लोग क्या करते हैं, टीडीएस काट के पेमेंट करते हैं। मेरी बात को समझे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी भी लायबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी। तो कैसे पकड़नी है, बस ऐसे ही पकड़नी है। आपको यहाँ पर चले जाना है। जैसे मान के चलो कि आपका इंटरनेट का ही बिल आपका आया, तो आप तो देख के एंट्री करोगे ना, बोलोगे भैया बिल तो भी आया नहीं है, एंट्री कैसे करेंगे। अरे बाबा, मार्च में क्लोजिंग होता है, लेकिन आप तो जानते हो ना कि आपका रिटर्न कब जाएगा, सितंबर से शुरू होता है। और अभी डेट आपका कोरोना की वजह से बढ़ भी रहा है, अक्टूबर नवंबर तक चला जाता है कि नहीं। तो एंट्री तो बाद में करोगे ना। तो देख लो आपका मार्च में बिल का वैल्यू कितना है, मई में आएगा आपका बिल, तो बिल देख के एंट्री करोगे ना। इंटरनेट का कितना बिल आया, तो चलो भाई 2500 रुपया आया। क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम एक लेजर क्या बना लेंगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज करके। अगर आपका एक्सपेंस है तो बस एक ही लेजर एक बना के रखो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, और आपको इसका ग्रुप क्या कर देना है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये देखो बस आपको इतना काम करना है। यहाँ पर मैंने सेपरेट एंट्री ली है। अगर आप चाहो बिल सबके सामने रखो, एक कंपाउंड एंट्री भी आप ले सकते हो। जो ऐसा एक्सपेंस है, जैसे मैंने कहा इंटरनेट का हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, रेंट का हो सकता है, या कोई भी और ऐसा एक्सपेंस। ठीक है, ये आपको सेव कर लेना है। क्लियर है। अच्छा, जब आपने एक्सपेंस की लायबिलिटी पकड़ी, कभी कभी क्या होता है, सीए साहब भी अपना ऑडिट फी का लायबिलिटी नहीं पकड़ते, वो भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ऑडिट फी का भी आपको लायबिलिटी पकड़ लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ऑडिट फी का यहाँ पर एक लेजर बनाना, जिसका ग्रुप क्या कर देना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब चार्टर्ड साहब आपके जितना भी ऑडिट फी ले रहे हैं वो फिगर आपको डाल देना है, प्लस वही आपने जो किया है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नरेशन यहाँ पर अब उसको डाल दो। ठीक है ना। चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अच्छा, ये तो बात होगी लायबिलिटी पकड़ने की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम किसी को एक्सपेंस के अगेंस्ट में ज़्यादा पैसा भी दे देते हैं, तब तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा ना। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ रेंट का ही, रेंट हमें देना था मार्च का, लेकिन हमने 2 महीना और एक्स्ट्रा का दे दिया,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने पहले गलती अगर कर दी है, पहले हमने क्या किया था, जैसे अगर रेंट को डेबिट किया और बैंक या कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, तीनों महीने का हमने इसी साल में दिखा दिया, तब तो वो एंट्री गलत हो गई ना। तो आपने जो एंट्री ली थी या तो उसे रेक्टिफाई कर लो। तो कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर रेंट करके हमने एक लेजर बना लिया, इसका ग्रुप कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं बता रहा हूँ कि आपको एंट्री क्या लेनी थी, आप उसी एंट्री को जाकर के रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि हर महीने की जो किराया था वो 5,000 रुपया था, 3 महीने का कितना हो गया, 5 या 15। इसका माने जो मार्च का था केवल वो तो 5,000 होगा ना, ठीक है। अगेन डेबिट करो और एक लेजर यहाँ पर बनाओ प्रीपेड रेंट करके, क्योंकि इसका ताल्लुक अगले साल से है, इसलिए हम लोग इस साल में उसे दिखा नहीं सकते। अब आपको इसका ग्रुप क्या करना है, करंट एसेट्स करना है। क्या करना है, करंट एसेट्स करना है। कितना पैसा दिया है भैया अगले साल के लिए, 10,000 रुपया। और यहाँ पर कैसे पेमेंट किया था, बैंक से पेमेंट किया। ये देखिए ये एंट्री आपको करनी थी। कब करनी थी, जब आपने उसे पेमेंट किया था। तो कब किया था भैया, मार्च में किया था। तो ये क्या होगा, 10,000 रुपया आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगा। क्लियर है। चलिए, क्योंकि ये एलएलपी फर्म है तो यहाँ पर उनसे क्या होता है कि भैया उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी, तो एलएलपी फर्म से ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर हम सैलरी ना बोल करके हम लोग क्या बनाते हैं, रिम्यूनरेशन करके बनाते हैं। तो उसमें एक पार्टनर्स का उसमें दिया रहता है कि कितना वो लोग इससे वो पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं एज ए रिम्यूनरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक लेजर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने ये एक लेजर बना लिया। अब देखिए इसका आपका ग्रुप आपको क्या करना है, इसका आपका ग्रुप करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही करना है, ठीक है। अच्छा, मान लेता हूँ फिगर कुछ भी हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने 1.5 लाख लिया, तो यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर हैं। एक पार्टनर में चला गया 50,000 रुपया, यहाँ पर बी है तो बी में भी आपका इक्वल ही जाएगा, क्योंकि तीनों आपके क्या हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। ये देखिए, ठीक है। ये भी एंट्री आपको लेनी है। जब यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सारा इफेक्ट हमारा जहाँ जहाँ आना था वो वहाँ आ चुका है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन की एंट्री आपको लेनी है। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन का जो चार्ट कहता है उसके मुताबिक एक्सेल पे उसका शीट तैयार किया जाता है। वो आपको सीए साहब आपको करके दे देंगे, ठीक है ना। वो आप उनके ऊपर छोड़ दो, वो उतना एंट्री वो भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप करते तो क्या करते, अकाउंटिंग वाउचर में आते, F7 में आते, यहाँ पर मारते डिप्रिसिएशन। अब जो टोटल जो डिप्रिसिएशन आया है उस चार्ट के मुताबिक आया कितना, 5,000 रुपया मानने में क्या जाता है, ठीक है। अब बाकी आपका क्या था, फर्नीचर था। फर्नीचर पर आपका निकला 1,000 रुपया, आपको क्या कर देना है, क्रेडिट करना है। मशीन था, मशीन में निकला 4,000, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना, कंपाउंड एंट्री आपको मार्च क्लोजिंग में ले लेनी है। तो डिप्रिसिएशन का भी काम तमाम हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको बैलेंस शीट को एक बार देख लेना है, ठीक है, कि कहीं हमारा कोई ऐसा प्रोविज़न तो नहीं कि जो कि पुराना चला आ रहा है उसका एडजस्टमेंट एंट्री नहीं किया गया है। कि कभी कभी गलती हो जाती है, सीए साहब से भी गलती हो जाती है कि वो जो प्रोविज़न करते हैं ना उसका एडजस्टमेंट करना ही भूल जाते हैं, या हम कभी भूल जाते हैं और वो हमारा क्या हुआ, बुक ऑडिट होकर फाइनलाइज होकर चला भी गया पिछले साल। तो अब क्या करना है, जैसे हमारे केस में क्या हो रहा है, जब हम लोग ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के जब अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर एक देखो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारा यहाँ पर 13,960 रुपये यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग इस पर गौर करते हैं ना, ये पुराना ओपनिंग चला आ रहा, ठीक है, यानी कि इसका एडजस्टमेंट जो पिछले साल होना चाहिए वो नहीं हुआ। जब इस तरह का कोई एडजस्टमेंट वाला एंट्री पिछले साल होना था लेकिन पिछले साल ही छूट गया, तो आप क्या करोगे, बस सीधी सी बात है, उसे कैपिटल से एडजस्ट कर दो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, खामखा उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर बाएंगे। 31 मार्च को हमें उसे क्या करना, क्लोज करना है। तो लायबिलिटी का था ना प्रोविज़न, इसका माने वो क्या था, क्रेडिट। आप क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। कितना फिगर था, 13,960 रुपया, ठीक है, 13,960 रुपया बराबर है। अब हमें क्या करना है कि तीनों भाई साहब को इक्वल ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे कि पहले भाई साहब ए हैं तो अल्ट सी यहीं पर मारिए, 13,960 डिवाइडेड बाई 3 मारिए, ठीक है। कितना निकलता है, इतना रुपया निकलता है। अब यहाँ पर अगेन बी लेंगे, बी का भी कितना आएगा, जो ऊपर है 4653.33 बराबर है। उसके बाद भाई साहब सी हैं, ठीक है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने इक्वल कर दिया ना, क्योंकि
उन लोगों का जो रेशियो है वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन एक पैसा तो किसी में आगे पीछे होगा तभी तो हमारा 13,960 रुपये पूरेगा भाई। अच्छा, ये तो हमारा काम हो गया। अब हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग आते हैं, जो भी आपका जो नेट प्रॉफिट निकला, अब उस पर जो भी आपका टैक्स निकलेगा, अब उसका पेमेंट क्या मार्च में होता है क्या? तो बोलोगे नहीं। कब होगा? जब आपका रिटर्न फाइल होगा। रिटर्न फाइल कब होगा? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, अरे कभी तो कभी होगा, तो पेमेंट उस समय होता है, लेकिन आपका टैक्स का प्रोविजन कब करना पड़ेगा? मार्च क्लोजिंग में। अच्छा, जैसा कि आप ये भी जानते हो कि आपने एडवांस टैक्स भी पे किया होगा, क्योंकि 10,000 जो एक बार पे कर लेता है उस पर लायबिलिटी बन जाती है कि एडवांस टैक्स को पे करे। क्लियर ना? कब कब करे इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आपको स्क्रीन पर ये वीडियो दिख रहा है ना, आप एक बार इसे एक बार देख लीजिए कि एडवांस टैक्स जो पे करते हैं उसका क्या ड्यू डेट होता है, उसका परसेंटेज क्या होता है, उसके अगेंस्ट में आपको क्या क्या एंट्री लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब आइए बैलेंस शीट में। एडवांस टैक्स जो हमने पे किया है वो टोटल कितना पे किया भाई? 19,000 रुपया। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने एडवांस टैक्स जो पे किया है वो 19,000 रुपये पे किया है, और हमारा जो टोटल जो टैक्स निकल रहा है वो 32,000 रुपये निकल रहा है। अब इसका एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही आपको टैक्स की प्रोविजन आपको करनी पड़ेगी। कितने हजार का? तो 32,000 रुपये का। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? मिस्टर ए, अल्ट सी मारिए, 32,000 रुपये जैसे हमें करना है, डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इतना फिगर हर पार्टनर्स को अपने कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन डेबिट होगा तो यहाँ पर बी हो जाएगा 10,666.67। ठीक है। उसके बाद अगेन डेबिट, यहाँ पर सी साहब आ जाएंगे। आइए सी साहब, यहाँ पर क्या 10,666.66 बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही टैक्स का जो प्रोविजन जो हमने लेजर बनाया था वो आपको कर लेना है। ठीक है। अब आपको इसका ग्रुप प्रोविजन भी आप इसका रख सकते हैं, करंट लायबिलिटी भी आप रखिए। टैली में इफेक्ट इसका आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ही गिरेगा। ठीक है। अब आपका इसका जो नरेशन है वो आप लिख दीजिए। अच्छा, अब जब आप इसे बैलेंस शीट में आकर के देखोगे तो यहाँ पर देखो 32,000 रुपया अभी आपको खड़ा दिखेगा। ये देखो, जब इसके अंदर जाते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका यहाँ पर है ना 32,000 रुपया। अब इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने एडवांस टैक्स तो पे किया है ना, बराबर है कि नहीं। तो चलिए अब आपको इसे आपको कैसे निकालना है। अगेन अकाउंटिंग वाउचर में आइए, पहले आपको वही ले लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है। कितना लेना है? 32,000 रुपये लेना है, बराबर है। आपने एडवांस टैक्स पे किया तो पहले आपने डेबिट किया था, अब क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया एडवांस टैक्स ले लिया। कितना पे किया था भैया? 19,000 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम पर जो एक्चुअल में जो इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी बनेगी वही फिगर आएगा ना। एक लेजर यहाँ पर एक अलग से बना लो, इनकम टैक्स पेबल करके। ठीक है। इनकम टैक्स पेबल करके उसका ग्रुप कर दो करंट लायबिलिटी। ठीक है। यानी कि हमें 13,000 रुपया और हमें टैक्स पे करना है। अब सी सब क्या बोलेंगे, भैया 13,000 का पेमेंट कर दो तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, चालान नंबर 280 से, किसे 81 से नहीं, चालान नंबर 280 के थ्रू आपको ये 13,000 रुपये का आपका टैक्स का पेमेंट कर देना है। तो आपका क्या हो गया, काम यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपकी क्या बात रह गई कि भैया जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी कैपिटल में ट्रांसफर होगा कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। अभी जो हमारा जो प्रॉफिट निकल रहा है वो 1,42,000 रुपये निकल रहा है। ठीक है ना। अब ये तीनों में क्या होगा, ट्रांसफर होगा ना। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अभी हमने जो टैक्स का जो प्रोविजन किया वो हमने कैपिटल से उसमें एडजस्ट किया, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस ये क्या करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस से वो इसे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पार्टनर्स के कैपिटल से इसे एडजस्ट किया है। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा कैपिटल उतने फिगर से कम हो जाएगा। क्लियर ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेते हैं। किसको लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेते, 32,000 रुपया डालते। ठीक है। बाकी ये सब को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ये हमारा काम हो गया। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो कम नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो या आप वैसे भी करो तो भी आपका काम चल जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब सीधा हम लोग आते हैं अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी आप देखोगे 1,42,000
समथिंग समथिंग दिख रहा है ना। अब इस फिगर को हमें क्या करना है, कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं अगेन अकाउंटिंग वाचर में, जर्नल में। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, इसका माने हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको डेबिट करना है और जितने भी पार्टनर्स है उसे क्रेडिट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लीजिए। अभी आपके देखिए यहाँ कितना दिख रहा है, एक्चुअल बैलेंस कितना दिख रहा है, 1,10,628 रुपया दिख रहा है ना। आपको यही लेना है क्योंकि अभी हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर टैक्स को भी इसी से एडजस्ट किया ना। हाँ, 1,10,628 रुपया 87 पैसा ले लिया। अब यहाँ पर आइए मिस्टर ए, अब इसका आप 3 हिस्सा कर लीजिए, RLC मारिए, 1,10,628 रुपया 87 पैसा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, उसके बाद बी आइए, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल अल्ट सी, नीचे आइए कंट्रोल अल्ट वी। ठीक, फिर हम लोग जब बाय डिफॉल्ट जब सी में जब हम लोग आएंगे तो ऑटोमेटिक वो फिगर अपना पकड़ के वो से क्या करेगा, बराबर कर देगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी निकल रहा था उसका भी एडजस्टमेंट एंट्री हम लोगों ने कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अकाउंट्स को किस तरीके से फाइनलाइज किया जाता है आपने सीख लिया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।